नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाईज हमने बनते हुए देखे हैं और काफ़ी सारे उसके फैक्टर्स हैं। यहां से क्या कुछ वॉच करना चाहिए, किस तरह से ये मार्केट चेंज होती हुई नजर आ रही है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर चांदी की, जो कि एक हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रही है और अपनी 32% की तेजी के साथ इस साल में चांदी ने काफ़ी हद तक दूसरे मेटल्स को, दूसरी कमोडिटीज़ को आउट परफॉर्म किया है। यहां से क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली फिर ओवरनाइट यहां पर देखने को मिली है। क्लियरली जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस की रेंज बनती हुई नजर आई है, बाजार को अब ये लगने लगा है कि अगले हफ्ते या अगले साल में बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में ही हम यहां पर 70 के लेवल्स ब्रेंट में भी तोड़ते हुए नजर आएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कॉइन स्विच के को फाउंडर आशीष सिंघल, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। लेकिन शुरुआत आज बिटकॉइन के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने इस एसेट क्लास में बहुत ज्यादा तेजी बनते हुए नजर आई है। अगर इस साल की ही बात करें तो क्लियरली ये बिटकॉइन हार्विंग ईयर था। साथ ही साथ हमने जिस तरह से ट्रंप को आते हुए देखा है, जिन्हें काफी हद तक क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट के नाम पे देखा जा रहा है, वहां से भी एक सेंटीमेंट सपोर्ट आया। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो ईटीएफ्स यहां पर शुरू करे गए थे जनवरी के महीने में, ऑलमोस्ट $30 बिलियन का इनफ्लो इस साल में हमने यहां तक आता हुआ देखा। यानी कि रिटेल, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और साथ ही साथ यहां पर जो फंड्स के तरीके से सपोर्ट आया वो काफी स्ट्रांग रहा। आशीष, कैसे देखते हैं ये साल अब तक यहां पर 15 साल के बिटकॉइन के बाद जिस तरह की तेजी है, क्या सेंस है? ये साल काफी महत्वपूर्ण रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए। एक पहले मैं बोलूंगा कि जो 100K का माइलस्टोन है, ये शायद काफी लोग समझ ना पाए ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। हमने ये 2014 से देखा है, जब बिटकॉइन $100 होता था, और तब से ही विश करा है कि ये किसी दिन 6 डिजिट्स में जाएगा, 100,000, एंड इट्स फॉर इंटायर इंडस्ट्री इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन टू रीच। जैसे आपने बोला, इसके 3 फैक्टर्स हैं। बिटकॉइन ईटीएफ, जिसमें बहुत ज्यादा अब एचएनआई बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। हमने देखा कंपनी जैसे ब्लैक रॉक, जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं दुनिया के, वो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन हार्विंग, जिसकी वजह से सप्लाई बिटकॉइन का कम हो गया है, डिमांड बढ़ी है, तो आप प्राइस में एक्शन देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूएस में इलेक्शन हुआ, जिससे लगता है कि यूएस में काफी पॉजिटिव रेगुलेशन आएगा क्रिप्टो का, और यूएस यूजुअली लीड करता है सारी टेक्नोलॉजी को। तो अगर यूएस में पॉजिटिव रेगुलेशन आता है तो हमें लगता है कि हर कंट्री उसको फॉलो करेगा और पीछे नहीं रहना चाहेगा। इंडिया भी राइट पॉलिसीज बनाएगा क्रिप्टो के अडॉप्शन के लिए और क्रिप्टो में इनोवेशन के लिए। तो ये साल काफी काफी महत्वपूर्ण था, बट अगला साल शायद इससे भी बड़ा हो, और इसी की हम होप कर रहे हैं कि राइट रेगुलेशंस के साथ यू विल नॉट सी जस्ट इनोवेशन और प्राइस एक्शन इन बिटकॉइन, बट आप देखेंगे कि काफी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि काफी इनोवेटिव काम करेंगे, और इस पूरे मार्केट में अब काफी नए हाइज देखने को मिलेंगे अगले साल। जस्ट एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पर आशीष, क्योंकि इवन एज हमने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट आता हुआ देखा है, जिस तरफ भी आप देखें एक पॉजिटिविटी की लहर टाइप्स है, लेकिन यहाँ से एक पोटेंशियल डाउनफॉल क्या हो सकता है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि जब 100% की तेजी आती है तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी आती है, एंड दैट परहैप्स इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी इन द मार्केट। अब यहाँ से कैसे कॉशियस रहें, क्या पोटेंशियल डाउनफॉल्स रह सकते हैं? तो हम अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप एग्जिट करें और फिर दोबारा इन्वेस्ट करें जब फॉल हो। तो जब भी एक एसेट इतनी जल्दी बढ़ता है तो देयर आर चांसेस कि उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, बट हमने क्या देखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन में, तो ओवर टाइम इसकी अडॉप्शन बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, बिकॉज इसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती रहती है। तो ऑब्वियसली इन दिस मार्केट, जो काफी वॉलेटाइल मार्केट है, इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो किस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें और इस मार्केट को देखते रहें। इफ दे आर ऑन द साइडलाइंस, दे कैन स्टिल मॉनिटर दिस मे बी ऑन कॉइनस्विच इटसेल्फ एंड सी कि अगर ये मार्केट उनके लिए सही है या नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम 4 से 5% अपना पोर्टफोलियो आपको क्रिप्टो में लगाना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसको काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है इन एंश्योरिंग कि आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। आपका लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस यूज करें टू एग्जिट द रिस्कियर पोजीशंस। तो मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए जबकि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। बिटकॉइन पिछले 1 महीने में 50% बढ़ा है, पूरे साल में ऑलमोस्ट 140% बढ़ा है, बट उसी आपको फिर भी थोड़ा सा सावधान होकर इन्वेस्ट करना है। आपको ये जानना है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है,
किस लिए बढ़ रहा है और सही मौकों पर मार्केट से फायदा उठाना है। वेल एब्सोल्युटली। आशीष, अभी भी आप कुछ लोगों से इंडियन मार्केट्स में बात करें तो उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज लीगल नहीं है, यहाँ पर कारोबार नहीं होता, नहीं किया जाना चाहिए, तो क्लियरली अवेयरनेस की अभी भी थोड़ी सी कंसर्न्स हैं यहाँ पर। लेकिन इंडियन पार्टिसिपेंट्स अब यहाँ पर कैसे इसे ट्रीट कर रहे हैं? ऑब्वियसली जिस तरह का हमने यहाँ पर माफ कीजिए टैक्सेस लगते हुए देखे हैं वो क्वाइट ऑन द हायर साइड हैं। क्या उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है? क्या आप और पार्टिसिपेंट्स अब यहाँ पर फिर से एक्टिवेट होता हुआ देख रहे हैं? मार्केट काफी चेंज हुआ है। हमने लास्ट 1 या 2 महीने में ही देखा है कि हमारे वॉल्यूम्स 5 गुना हो गए हैं, यूजर अडॉप्शन 4 गुना हो गया है। बट ये अभी भी उतना हाई पे नहीं है जितना 2021 पे होता था, और उसका मेजर रीजन है टैक्सेशन। आज 2 तरीके के टैक्स क्रिप्टो पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को काफी हर्ट हो रहा है। फर्स्ट इज लॉस ऑफसेट। अगर आपको किसी क्रिप्टो में फायदा होता है और किसी क्रिप्टो में नुकसान होता है, तो आपको फायदे पे तो टैक्स देना पड़ता है, बट नुकसान को आप ऑफसेट नहीं कर सकते फायदे के साथ। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है रिटेल इन्वेस्टर के साथ टू दिस न्यू एसेट क्लास। सेकेंड, टीडीएस। जब भी आप क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन आप सेल करते हो, जो आप होल्ड करते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, उस पे 1% टीडीएस लगता है, जो कि ट्रांजैक्शन खत्म होते ही गवर्नमेंट पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल रिड्यूस होता है। तो जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आप जल्दी ट्रेड करने से आपका काफी पैसा गवर्नमेंट के टीडीएस में लॉक हो जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो काफी उसमें कम हो जाता है। तो ये इन दोनों रीजंस की वजह से, जबकि हमने देखा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम्स, बिटकॉइन खुद 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच गया है, लेकिन इंडियन अडॉप्शन उतनी तेजी से वहां तक नहीं पहुंचा है। जबकि इंक्रीज हुआ है, 5 गुना इंक्रीज हुआ है, बट दुनिया में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये टैक्सेशन अगर थोड़े से ईज अप हो जाए, उसके इंडिया को भी वो अपॉर्चुनिटी का फायदा मिलेगा, एंड इंडियन यूजर्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस मच फास्टर एंड बेटर। आशीष, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन सभी चीज़ों पर बात भी करने के लिए। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आशीष बता रहे थे कि रिकॉर्ड हाई मार्केट कैप यहाँ पर है बिटकॉइन की, और अगर ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट कैप देखी जाए तो 3.87 ट्रिलियन अब यहाँ पर है, जो कि ऑल टाइम हाई नंबर भी है। आपको फिर से याद दिला दें कि अगर इस साल में अगर बिटकॉइन ईटीएफ्स की बात की जाए तो $30 बिलियन का इन्फ्लोज हमने यहाँ पर यूएस में आता हुआ देखा है। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक एंड ऑफ कोर्स माइकल सेलर ऑफ कोर्स इसको काफी स्ट्रांगली पुश भी करते रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन और प्रोडक्ट्स ज्यादा तेजी से आए हैं। इंडियन मार्केट्स में सिर्फ टैक्सेस यहाँ पर बहुत बड़े लगे हुए हैं, तो क्लियरली और इंडियन मार्केट्स में अवेयरनेस की भी थोड़ी सी यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, जैसे आशीष हमें बता रहे थे। वेल, ये तो बात हुई बिटकॉइन की और क्रिप्टोज की, लेकिन बात अब यहाँ पर चांदी की करेंगे, क्योंकि यहां पर भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। राहुल, 1 लाख के लेवल छूने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस उन लेवल्स पे देखने को मिला, लेकिन इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कैसी है और आपका क्या सेंस है अब यहां से प्राइसेस को लेकर? जैसे जैसे प्राइसेस मैंने बताया कि जैसे भी चांदी की प्राइसेस नीचे आती है तो डिमांड काफी पिकअप होती है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन भी चल रही है, तो डिमांड काफी नहीं चल रही है। वो स्ट्रांग नहीं बोल सकता हूँ, काफी स्टेडी चल रही है, क्योंकि शादी ब्याह की खरीदी हो रही है। प्राइसेस को अगर देखने जाए तो चांदी में जैसे नीचे 87,000 से लेके 88,000 का अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 95,000 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो पूरे महीने दिसंबर मुझे लग रहा है ये रेंज के बीच में ही रहेगी चांदी। नीचे के स्तरों पे बाय करके ऊपर के अपन 94 से लेके 95,000 के आसपास अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर ट्रेडर्स होंगे तो। राहुल, किस तरह की चांदी इंपोर्ट्स आप आता हुआ देखते हैं इस बार? क्योंकि बाजार ने 2022 में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आता हुआ देखा था, 2023 थोड़ा सा कमजोर था। क्या 24 में एक स्ट्रॉन्ग पिकअप बनता हुआ नजर आ रहा है? इस साल भी इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांग होंगे, मगर जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि चांदी की जिस हिसाब से प्राइसेस चल रही है ₹1,00,000 के आसपास, उसमें डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट तो आया ही है। इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है और कंजप्शन डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है। राहुल, किस तरह से लोग यहाँ पर अब चांदी खरीद रहे हैं? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि सोलर और फोटोवोल्टाइक डिमांड इंडिया के लिहाज से, इंडस्ट्रियल चांदी के लिहाज से भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ग्लोबल लेवल पे अगर 60% चांदी अब इंडस्ट्रियल में यूज हो रही है, इंडियन मार्केट्स में ये पैरिटी या ये कैटेगराइजेशन किस तरह से है? इंडियन मार्केट में अगर देखना जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा कंजप्शन मार्केट है सिल्वर आर्टिकल्स और ज्वेलरी के अंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वो डिमांड पहले भी स्ट्रांग थी और आगे वाले दिनों में भी काफी स्ट्रांग रहेगी। ज्वेलरी की डिमांड, सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका गोल्ड की प्राइसेस का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट सिल्वर की ज्वेलरी पे आ रहा है, तो उससे काफी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इंडिया ऐसा मार्केट देखने जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड से ज्यादा कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग है, जो चांदी की बर्तन में और ज्वेलरी में काफी यूज होता है।
ओके तो भारतीय बाजारों की बात की जाए तो कंजम्पशन ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी तक यहाँ पर पिक ही कर रही है। आपने प्राइसेस के बारे में कहा, एक फाइनल सवाल आपसे लॉन्ग टर्म प्राइसेस पर भी, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर एनालिस्ट को ये लगता है कि अगले साल चांदी फिर से सोने को आउट परफॉर्म करेगी। तो अगर हम सोने में 15% की तेज़ी देखेंगे तो शायद चांदी 25% की तेज़ी दिखा सकती है। क्या उस तरह की सेंस ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्री में है? हाँ, चांदी नेक्स्ट ईयर भी काफी स्ट्रांग लग रही है, डिमांड ऐसे ही स्ट्रांग रही। तो चांदी का डायरेक्ट प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल डिमांड से। इन्वेस्टमेंट डिमांड से इतने प्राइसेस पे सपोर्ट नहीं मिलता है, और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर स्ट्रांग हुई तो चांदी की प्राइसेस में नेक्स्ट ईयर हमें 25 से 30% की इंक्रीमेंट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चांदी यहाँ पर ऑफ कोर्स आगे जाकर भी और परफॉर्म कर सकती है। 25 से 30% की तेजी की एक्सपेक्टेशन है चांदी के लिए अगले साल के लिहाज से। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस देने के लिए इंडियन मार्केट्स की, ऑफ कोर्स डिमांड की भी। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अजय भी हैं। अजय, आपको क्या लगता है चांदी और सोने दोनों में ही क्या करना जाना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो मार्केट में चाहे क्रिप्टो की बात करें, जो हमने सुना 1 लाख है, चांदी भी 1 लाख उससे पहले हो चुकी थी, ये ज्यादा अच्छा लगता है कि बट आई थिंक वॉलिटिलिटी तो एक्सट्रीम रहने वाली है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बैरर होने से पहले ही हमने देखा मोमेंटम स्टार्ट है ही ऑलरेडी। ये हफ्ते का जो डेटा आएगा फ्राइडे का, वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है। बट गिवन कि जियोपॉलिटिकल टेंशन या पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है फ्रांस में और कोरिया में, वो गोल्ड सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट करे। इनफैक्ट अच्छा चीज टेक्निकल पे ये है कि $30 का लेवल तोड़ा नहीं है और यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक फ्राइडे से पहले मार्केट एक दायरे में रहेगा जहाँ पे बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए। सिल्वर मार्च की अगर बात करें तो सिल्वर में मुझे लगता है कि 31 के आसपास का पुल बैक या डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चांदी लगभग 90 टू 600-700 तक का पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए। ऊपर में 94,000 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। सोने में भी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 77 का एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल चुका है मार्केट को, तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में। जो 76,800 तक मिलता है लेके चलिए, 76,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 77,500 तक का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट बाय ऑन ड्रॉप का ही है। फ्राइडे का डेटा थोड़ा और क्लैरिटी देता हुआ दिखाई देगा, बट रेट कट जो हम लोग ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेड यहाँ से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्ड को सपोर्ट दे रहा हुआ है। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। तो काफ़ी कुछ डेटा है इस बार देखने के लिए, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी किस तरह के क्यूज निकल के आते हैं वो भी देखना होगा। और आज जब आप बात कर रहे तो मैं एक चीज़ ढूंढ रही थी यहाँ पे कि चांदी का मार्केट कैप क्या है, और वो $1.8 ट्रिलियन है, बिटकॉइन का $2 ट्रिलियन है, ओवरऑल बिटकॉइन का $3.9 ट्रिलियन है। तो क्लियरली जिस तरह से ये मार्केट एंड मनी मूव हो रहा है, आपको लगता है बिटकॉइन अब एक कॉम्पिटिशन है सोने और चांदी के लिए? देखिए, दोनों की लेगेसी अलग है। फ्रेंकली मेरे को भी नहीं समझ में आता है बिटकॉइन, बट जैसे आप बात कर रहे थे मैं भी समझने की कोशिश कर रहा, चार्ट देख रहा था, तो अभी थोड़ी बहुत इलियट में देख रहा। तो मुझे लगता है कि मार्केट, देखिए पहला चीज जो वॉलिटिलिटी हमने पास्ट में देखी है कि इससे पहले भी 73,000 का हाई लगाने के बाद 37% का फॉल। तो आई थिंक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा इसमें अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉलिटिलिटी। और समझने वाली बात है, डेफिनेटली इंडिया में एज ऑफ नाउ अभी भी कोई रेगुलेटर की क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ ग्लोबल मार्केट में ये एक चार्म क्रिएट हो रहा है। और खास करके जो यंगस्टर्स है वहां पे मैं जिससे भी बात करता हूं तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर डेफिनेटली इनका क्रिप्टो में जरूर रहता है। बट आई थिंक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है वो अब इक्विटी से निकल के कमोडिटी पे ही इंडिया में इतने ज्यादा एग्रेसिवली नहीं आए, तो क्रिप्टो तो मुझे लगता है बहुत दूर है अभी भी। तो आई थिंक नॉलेज शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में एज ऑफ नाउ। बट आई वुड स्टिल लव टू बी पार्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ, बिकॉज जो रैली दिखाई दे रही है आगे देखते हुए, तो आई थिंक सिल्वर इज वेरी नियर टू $40 अगले साल देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर $40 यहाँ से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 30-32% की तेजी यहाँ से चांदी आपको दिखा सकती है। तो चांदी क्लियरली एक सेफ बेट के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सही। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, कच्चे तेल में जिस तरह की मूवमेंट है उसका क्या बनाया जाए, और साथ ही साथ एग्रो में क्या करें, आज बताएंगे आपको। लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चॉपीनेस हमने आते हुए देखी है, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली। अजय, मैं 2025 के जो फोरकास्ट हैं, जो वॉल स्ट्रीट वाले बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ पर लेके आते हैं, उनको वॉच कर रही थी।
कॉपर और जिंक को लेकर हमने थोड़े से अपसाइड्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। एल्यूमिनियम में भी तेजी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो पहले कॉपर में $15,000 वगैरह की बात हो रही थी, अब वो कोई नहीं कर रहा। द मैक्स अगले साल की जो हम देख रहे हैं वो है $10,000 और $11,000 पर टन का मैक्स अपसाइड टारगेट्स बनता हुआ। आप कहेंगे जो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हमने शायद इस साल के शुरुआत में आते हुए देखी थी, वो 2025 में जाते हुए नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो वे चेंज हुआ है वो इलेक्शन के बाद हुआ है, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री, और हम जानते हैं कि पिछले टर्म में भी हमने जो एग्रेसिव स्टेप्स लिए गए थे उसकी वजह से ये चेंजेस आया। जबकि अभी भी अब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो चाइना कोविड के बाद से भी इतना ज्यादा कंजम्पशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आई थिंक तेजी तो रहेगी मेटल में। हाँ, ये जरूर है कि जो हम $15,000, 12,500 ये सब जो देख रहे थे वो थोड़ा सा कर्टल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल लेकिन सप्लाई साइड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस ढंग से हम डेफिसिट में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हुए हैं, बट मुझे लगता है एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों ही कमोडिटी मुझे लगती है कि ओवरऑल 2025 में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेगी। कॉपर में यहाँ से भी अगर हम देखते हैं, अगर हम 10-10,500 की भी बात करते हैं, देन ऑल्सो इट्स अ हैंडसम गेन। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं मेटल के अंदर प्राइसिंग बढ़ेगी, बट स्टेडी बढ़ेगी, क्योंकि जिस ढंग से रेट कट्स ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है, ये कंजम्पशन कहीं ना कहीं इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। कमिंग ऑन, अगर हम आजकल 2 दिन की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी आई है, खास करके कॉपर की प्राइस की बात करें तो 820 के ऊपर डोमेस्टिक पे मार्केट अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो थोड़ा भी पुल बैक मिले, लेके चलिए 818 पे 812 का स्टॉप लॉस रखिए। अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि ये 828 से 830 का लेवल दिखा देगा। जिंक ने रिसेंटली बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया था, बट 290 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट कैंसिलेशन के बाद एक सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव जरूर हुआ, बट आई थिंक एज एंड व्हेन जैसे विंटर्स बढ़ रही है तो स्मेल्टर्स के जो प्रोडक्शन कट्स रहेंगे, ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा, और चाइना का जो न्यू ईयर है वो जनवरी में जो डिमांड भी कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो जिंक में भी 285 इज गुड टू बाय, 282 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट टारगेट 290, बट आई थिंक टेक्निकली 290 अगर ब्रीच हो जाता है तो 300 का लेवल भी हम देख पाएंगे मिड ऑफ दिसंबर तक। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, आई थिंक काउंटर स्ट्रांग है, $2600 एलएमई पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनिया और बॉक्साइट के प्राइसेस भी स्टेबल टू पॉजिटिव ही है। 245 पे लीजिए, 242 का स्टॉप लॉस लगाइए, 250 का टारगेट अगले हफ्ते तक हम देख सकते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर बाजार को लग रहा था कि दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, सर्दी होगी, लेकिन हमने इस बार जो वो कोल्ड वेव है वो बहुत स्ट्रांग, एटलीस्ट द फोरकास्ट वहाँ पर नहीं है, और ऑलमोस्ट 300 तक जाने के बाद 260 के आसपास के लेवल्स, यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, विंटर के अगले 20-25 दिन भी काफी क्रुशियल है। हाँ, एक जरूर है कि यूरोप में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है यूके के मुकाबले। तो अभी भी अगर हम 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो स्टोरेज 87.8 के करीब है, जिसकी वजह से प्राइजेस 300 का लेवल देखने के बाद एक करेक्ट ले चुका है। बट मुझे लगता है अगले हफ्ते के जो फोरकास्ट आ रहे हैं वेदर का, वो काफी एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ ही है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकली जो मार्केट करेक्ट करना था वो भी आ चुका है। डेली चार्ट पे इलियट वेव्स पे अब हम 5th वेव बनते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी 260 261 पे लेते हैं, 250 या 248 के स्टॉप लॉस से 300 का लेवल मंथ एंड तक वापस देख पाएंगे। करंटली जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है, टेक्निकली और फंडामेंटली करंट लेवल से लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ज़्यादातर बाइंग रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पर नॉन एग्रो एज अ स्पेस में। बहुत शुक्रिया अजय साथ देने के लिए, सभी कमोडिटीज़ पर यहाँ पर बातचीत भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।